हर खबर कुछ कहती है, सिर्फ उतना नहीं जितना हम समझते हैं, उससे कहीं ज्यादा, उससे कहीं आगे। तो मैं अमित मिश्रा आपके लिए लेकर आया हूं न्यूज इनसाइट, यानी खबरों की वो नजर जहां कोई एंगल ना छूट पाए। आज न्यूज इनसाइट में हम बात करेंगे आम आदमी की बोली पर बंगले की झोली कैसे भर दी गई, नक्सलियों ने फिर कैसे किया कायराना हमला, वीरों का बलिदान और उस पर लिया जाएगा हर हाल में इंतकाम। महाराष्ट्र में पावर पॉलिटिक्स या पवार पॉलिटिक्स, बता दें अजीत की किससे होगी हार और किससे जीतेंगे अजीत। इन खबरों का विश्लेषण करेंगे और न्यूज इनसाइट में सबसे पहले छत्तीसगढ़ में हुए शहीदों की शहादत पर हमारा उनको सलाम। नक्सलियों पर बहुत हद तक सरकार और हमारे सुरक्षा बलों ने नकेल तो कसी है, बहुत से नक्सलियों को मुख्य धारा में जोड़ा भी है, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे इलाके हैं जहां नक्सली छिपकर अपने कारनामों को अंजाम देने में पीछे नहीं हटते। छत्तीसगढ़ के घोर नक्सल प्रभावित जिले दंतेवाड़ा में नक्सलियों ने एक बार फिर से कायराना हरकत को अंजाम दिया है, जिसमें डीआरजी के 11 जवान शहीद हो गए। ये टीम बारिश में फंसे सुरक्षा बलों का रेस्क्यू करने जा रही थी। इसी दौरान नक्सलियों ने अरनपुरा थाना क्षेत्र के अरनपुर समेली के बीच आईईडी ब्लास्ट कर पुलिस वाहन को उड़ा दिया। जानकारी के मुताबिक इस ब्लास्ट को अंजाम देने के लिए 50 किलोग्राम विस्फोटक का इस्तेमाल किया गया था। ये ब्लास्ट इतना ताकतवर था कि सड़क पर गड्ढे हो गए। आईजीपी सुंदरराज ने बताया कि इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इस घटना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दुख व्यक्त किया है और ट्वीट कर हमले की कड़ी निंदा की है। साथ ही गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से इस घटना पर विस्तृत जानकारी भी ली है और केंद्र से हर संभव सहायता करने का भरोसा भी दिलाया है। वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने हमले पर दुख जताया है और कहा है कि कोई भी नक्सली बख्शा नहीं जाएगा। इस प्रकार की जानकारी है और ये बेहद दुखद है और मैं जो हमारे जो जवान शहीद हुए हैं उसके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूँ। लेकिन जो ये लड़ाई है वो अंतिम दौर पे चल रहा है और नक्सलियों को किसी सूरत में छोड़ा नहीं जाएगा और निश्चित रूप से उस योजनाबद्ध ढंग से बना के ये नक्सलवाद को ही समाप्त करेंगे। नक्सली हमले के बाद आप सुन रहे थे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को। नक्सली हमले के बाद बस्तर से मिलने वाले किरंदुल विशाखापट्टनम पैसेंजर और नाइट एक्सप्रेस दोनों ट्रेनों को जो वहां जाती हैं रद्द कर दिया गया है, जबकि मालवाहक ट्रेन यानी गुड्स ट्रेनों की आवाजाही जारी रही। बता दें कि 5 दिन पहले ही छत्तीसगढ़ के दूसरे नक्सल प्रभावित सुकमा जिले में सुरक्षा बलों ने नक्सलियों का कैंप ध्वस्त कर दिया था। उस दौरान भारी मात्रा में विस्फोटक समेत नक्सलियों के दैनिक उपयोग का सामान बरामद हुआ था। बताया जा रहा है कि इस कैंप में करीब 25 से 30 नक्सली मौजूद थे, जो जवानों के पहुंचने से पहले ही भाग गए। हो सकता है ये वही नक्सली हों और बदले की भावना से ये हमला किया हो। जो 11 जवान शहीद हुए वो सभी डीआरजी के जवान थे। डीआरजी छत्तीसगढ़ पुलिस का ही एक विंग है। आपको डीआरजी के बारे में पहले बताते हैं, फिर छत्तीसगढ़ में फैले नक्सलवाद पर और विस्तार से बात करेंगे। डीआरजी का मतलब है डिस्ट्रिक्ट रिजर्व ग्रुप, जिसमें स्थानीय युवाओं को भर्ती किया जाता है क्योंकि इन्हें अपने इलाके की पूरी जानकारी होती है। डीआरजी के गठन की शुरुआत 2008 में हुई थी। सबसे पहले कांकेर और नारायणपुर जिलों को इसमें शामिल किया गया था। 2013 में डीआरजी बीजापुर और बस्तर में गठन करती है अपना। उसके बाद 2014 में सुकमा और कोडागांव में, 2015 में दंतेवाड़ा में डीआरजी का गठन किया गया। छत्तीसगढ़ में 8 नक्सल प्रभावित जिले हैं, जिनमें राजनांदगांव, कांकेर, कोंडागांव, नारायणपुर, बस्तर, दंतेवाड़ा, सुकमा और बीजापुर प्रमुख हैं। 2021 में लोकसभा में सरकार ने बताया था कि छत्तीसगढ़ में 8 नक्सल प्रभावित जिलों में 2011 से 2020 तक 3722 नक्सली हमले हुए हैं और इनमें 489 जवान शहीद हो गए हैं। अब आपको साल दर साल नक्सलियों के हमले और उनमें शहीद हुए जवानों के आंकड़े भी हम आपको बताते हैं। 2011 में 465 नक्सली हमले हुए, 80 जवान शहीद हो गए।
2012 में 370 हमले हुए, 46 जवान शहीद हो गए। 2013 में 355 हमले हुए, 44 जवान शहीद हो गए। 2014 में 328 नक्सली हमले हुए, 60 जवान शहीद हुए। 2015 में 466 नक्सली हमले हुए और 48 जवान शहीद हुए। 2016 में 395 हमले हुए, 38 जवान शहीद हुए। 2017 में 373 हमले हुए, 60 जवान शहीद हो गए। 2018 में 392 नक्सली हमले हुए, 55 जवान शहीद हुए। 2019 में 263 हमले हुए, 22 जवान शहीद हो गए। 2020 में 315 नक्सली हमले हुए, 36 जवान शहीद हो गए। दंतेवाड़ा नक्सली हमले से पहले बीजापुर से कांग्रेस के विधायक विक्रम मांडवी के काफिले को नक्सलियों ने निशाना बनाया था। हालांकि किसी प्रकार की कोई हानि नहीं हुई, लेकिन विधायक के काफिले में सबसे पीछे चल रही नेल्सनार जिला पंचायत की सदस्य पार्वती कश्यप की गाड़ी के पहिए पर गोली लगी थी। वहीं पिछले 2 महीनों में 4 बीजेपी नेताओं को मारा गया है नक्सलियों के द्वारा। 5 फरवरी को बीजापुर में बीजेपी नेता नीलकंठ काकेम की हत्या हुई। फिर 10 फरवरी को बीजेपी नेता सागर साहू की गोली मारकर हत्या की गई। 11 फरवरी को दंतेवाड़ा में बीजेपी नेता रामधर को मार दिया जाता है। फिर 28 मार्च को नारायणपुर में बीजेपी नेता रामजी दोदी की हत्या कर दी जाती है। हालांकि दंतेवाड़ा पर अगर गौर करें तो इस हमले पर कई एक चीजें सामने आती हैं। छत्तीसगढ़ के नक्सलियों की एक क्रोनोलॉजी समझ में भी आती है। ज्यादातर नक्सली हमले चुनावों के वक्त और मार्च से लेकर मई के बीच ही हुए हैं और इसी साल के अंत में छत्तीसगढ़ में विधानसभा के चुनाव भी होने हैं। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि गर्मी के दिनों में जंगल में दूर दूर तक दिखाई देता है और इसका फायदा लेते हुए नक्सली टीसीओसी टैक्टिकल काउंटर ऑफेंसिव कैंपेन चलाकर बड़े हमले को अंजाम देते हैं। और ये पूरा इलाका जो है जहां नक्सली रहते हैं और जो नक्सल प्रभावित इलाके हैं वो घने जंगलों से भरा हुआ है। यानी ज्योग्राफिकल अगर हम देखें तो वो बहुत दुर्गम इलाका माना जाता है। मार्च से लेकर मई के बीच में ज्यादातर नक्सलियों की तरफ से जो हमले किए जाते हैं उनमें से कुछ की जानकारी हम आपके साथ साझा करते हैं। बीजापुर के गंगालुरु में कांग्रेस विधायक विक्रम मांडवी के काफिले पर हमला हाल ही के दिनों में हुआ। फरवरी से लेकर अब तक 4 बीजेपी नेताओं की हत्या हुई। 2019 में लोकसभा चुनाव के दौरान दंतेवाड़ा में किया गया हमला 10 अप्रैल 2019 को विधायक भीमा मांडवी के काफिले को निशाना बनाया गया था। भीमा मांडवी समेत 5 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। उधर 25 मई 2013 में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस यात्रा पर बड़ा हमला हुआ था। झीरम घाटी में हुए इस हमले में कांग्रेस नेताओं समेत 31 लोगों की मौत हो गई थी और कांग्रेस के कई बड़े कद्दावर छत्तीसगढ़ के नेता इस हमले के दौरान उनकी मौत हो गई थी। 20 अप्रैल 2012 को बीजापुर के बीजेपी विधायक महेश गागड़ा की गाड़ी पर हमला हुआ था। हमले में पुरुषोत्तम सिंह, एक जिला पंचायत सदस्य और कई लोग मारे गए थे। 2009 में लोकसभा चुनाव के दौरान विक्रम उसेड़ी पर हमला किया गया। हमले में उसेड़ी तो बच गए पर सुरक्षा में लगे 2 जवान को जान गंवानी पड़ी। 2008 के विधानसभा चुनाव में दंतेवाड़ा में बीजेपी नेताओं पर हमला हुआ। बीजेपी नेता रमेश राठौर और सूर्य प्रताप सिंह की मौत हो गई। दंतेवाड़ा में कांग्रेस नेता त्रिनाथ सिंह ठाकुर की भी हत्या कर दी गई। इसके अलावा कुछ और बड़े हमले भी हुए हैं, वो भी हम आपको बताते हैं। 25 फरवरी 2023 यानी इसी साल सुकमा जिले में मुठभेड़ हुई जिसमें 3 जवान शहीद हुए और 6 नक्सली मारे गए, जिनके शवों को उनके साथी जंगल में घसीट कर ले गए। 4 अप्रैल 2021 में सुकमा में एक बार फिर सुरक्षा बलों पर घात लगाकर हमला किया गया। नक्सलियों की इस कायराना हरकत में 22 जवान शहीद हो गए। 9 अप्रैल 2019 को दंतेवाड़ा के लोकसभा चुनाव में मतदान से ठीक पहले नक्सलियों ने चुनाव प्रचार के लिए जा रहे बीजेपी विधायक भीमा मांडवी की कार पर हमला किया था। नक्सलियों के इस हमले में भीमा मांडवी के अलावा उनके 4 सुरक्षाकर्मी भी मारे गए थे। 24 अप्रैल 2017 को सुकमा जिले के दुर्रपाल के पास नक्सलियों द्वारा घात लगाकर किए गए हमले में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के 25 जवान उस समय शहीद हो गए जब वो सड़क निर्माण के दौरान सुरक्षा के बीच खाना खा रहे थे। 25 मई 2013 को बस्तर के झीरम घाटी में हुए नक्सली हमले में कांग्रेस के कई नेता, जिसमें महेंद्र कर्मा, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार पटेल, पूर्व केंद्रीय मंत्री विद्याचरण शुक्ल समेत 30 लोग मारे गए थे, जिसकी जानकारी हमने आपको पहले भी दी थी। 29 जून 2010 को नारायणपुर जिले में घोड़ाड़ी में सीआरपीएफ के जवानों पर नक्सलियों ने हमला किया था।
इस हमले में 27 जवान शहीद हुए थे। 17 मई 2010 को एक यात्री बस में सवार होकर दंतेवाड़ा से सुकमा जा रहे सुरक्षा बल पर नक्सलियों ने बारूदी सुरंग लगाकर हमला किया था। इस हमले में 12 पुलिस विशेष अधिकारी समेत 36 जवान शहीद हुए थे। 6 अप्रैल 2010 को बस्तर के ताड़मेटेला में सीआरपीएफ के जवान सर्चिंग के लिए निकले थे, जहां नक्सलियों ने बारूदी सुरंग लगाकर जवानों पर हमला किया, जिसमें 76 जवान शहीद हो गए थे। 12 जुलाई 2009 में राजानंद गांव के मानपुर इलाके में नक्सलियों के हमले की सूचना पाकर पहुंचे एसपी विनोद कुमार चौबे समेत 29 पुलिसकर्मियों पर नक्सलियों ने हमला बोल दिया। घेर कर ताबड़तोड़ फायरिंग की, जिसमें एसपी समेत कई जवान शहीद हो गए। तो नक्सलियों के मंसूबे को हर हाल में तोड़ना होगा और सरकार चाहे केंद्र की हो या राज्य की हो, एकजुटता से इस दिशा में पूरा सशक्त प्रयोग करना पड़ेगा। हालांकि नक्सलियों की गतिविधियों में कमी तो आई है, लेकिन कुछ एक इलाकों में अभी भी नक्सलियों का एक तरीके से गतिविधि चालू है। वो अपना उस इलाके में वर्चस्व समझते हैं और शायद इसी वजह से जो शासन है उसको चुनौती देते रहते हैं, यानी जो सुरक्षा कर्मी हमारे लगे हैं उनको पर घात लगाते रहते हैं। लेकिन नक्सलियों की कारगुजारी का उनको हर हाल में सजा मिलना जरूरी है, और ये मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी कह रहे हैं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी कह रहे हैं। अब आज की दूसरी खबर, वो खबर ऐसी है जो आपके दिल को छुएगी, और उस खबर की पर जब राजनीति में आप जाएंगे तो आपको लगेगा कि ये क्या हो गया, क्योंकि हर व्यक्ति के मन की एक तमन्ना होती है और वो तमन्ना एक छत की होती है, जिसे मैं यूं कहूं तो आप समझ जाएंगे, एक बंगला बनाऊं मैं न्यारा जिसमें रहे कुटुंब हमारा। सोने का बंगला, चंदन का जंगला, पर्दे की ठाट, उस पर कालीन की काट, सबसे सुंदर प्यारा न्यारा एक बंगला बनाऊं मैं न्यारा। लेकिन अब उसका एक दूसरा पहलू भी है जो यूं है, नजर लागी राजा तोरे बंगले पे। ये दादरा है जिसे काला पानी फिल्म में भी इस्तेमाल किया गया था। आज सियासत में इस गाने के मुखड़े पर खूब चर्चा हो रही है, यानी कहा जा रहा है कि बंगले को नजर लग गई। सियासत इसलिए हो रही है क्योंकि कभी वीवीआईपी कल्चर ना अपनाने का शपथ पत्र बांटने वाले मुख्यमंत्री केजरीवाल के बंगले की सजावट में 45 करोड़ रुपए के खर्च होने का आरोप लग गया है, जिसके बाद सियासी उबाल तो आना ही था और वो आ भी गया है। आज हम इस न्यूज के इनसाइट स्टोरी बताएंगे कि आखिर पैसे कहां-कहां लगे हैं। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने दावा किया है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर और ऑफिस को सजाने में 45 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। केजरीवाल घर में नहीं शीश महल में रहते हैं, यह बीजेपी का दावा है। उन्होंने इस्तीफा देना चाहिए। साथ ही उन्होंने एक बंगला बने गाने की क्लिप को भी ट्वीट किया है। केजरीवाल जी ने हो सकता है बंगले के आगे कोई काला धागा नहीं बांधा होगा, नींबू मिर्च नहीं टंगाई होगी और इसी वजह से उनके बंगले को नजर लग गई। हालांकि दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष ने ट्वीट कर सीएम केजरीवाल पर तंज तो कसा है, और इस मामले में कांग्रेस भी पीछे नहीं रहने वाली थी। कांग्रेस नेता अजय माकन ने ट्वीट कर केजरीवाल को उनकी 2013 की वो शपथ पत्र याद दिलाई जिसमें उन्होंने वीवीआईपी कल्चर न अपनाने की बात कही थी। अजय माकन ने अपने ट्वीट में लिखा कि 7 जून 2013 को चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में शपथ पत्र बांटे थे। कहते थे मैं लाल बत्ती गाड़ी, सुरक्षा बंगला नहीं लूंगा। तो फिर क्या फर्क दूसरे और अरविंद केजरीवाल ने? और क्योंकि अरविंद केजरीवाल की राजनीति की जो शुरुआत होती है वो शुरुआत ही इसी उद्देश्य से थी, और आम जनमानस ने अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को इसी नजरिए से देखा था। और उस नजरिए क्या क्योंकि उस वक्त अरविंद केजरीवाल की तरफ से तत्कालीन मुख्यमंत्री शीला दीक्षित पर कई आरोप लगाए गए थे, और उसी आरोप के आधार पर अरविंद केजरीवाल ने अपनी राजनीति बड़ी की थी। और जब राजनीति बड़ी हो जाती है तो फिर राजनीति के अंदर सब कुछ छिप जाता है, और ये केजरीवाल भी बताना जानते हैं। बीजेपी और कांग्रेस नेताओं ने एक के बाद एक कई ट्वीट इस मामले पर किए और कई स्टेटमेंट जारी कर केजरीवाल को चौतरफा घेरा, जिसके बाद आम आदमी पार्टी की सफाई भी आई, साथ ही बीजेपी को जवाब भी दिया गया। आम आदमी पार्टी के नेता और सांसद संजय सिंह ने कहा कि केजरीवाल के 80 साल पुराने सरकारी बंगले में 3 घटनाएं हुई हैं। जिस कमरे में केजरीवाल के माता पिता रह रहे थे उसकी छत गिर गई। सीएम के कमरे और गेस्ट रूम की भी यही हालत है, जिसके बाद पीडब्ल्यूडी ने इसे फिर से बनाने की सिफारिश की थी। आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने इसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर जारी किया है।
इसके अलावा संजय सिंह ने बीजेपी को जवाब देते हुए कहा कि दिल्ली के उपराज्यपाल यानी एलजी के घर की मरम्मत में 15 करोड़ रुपए खर्च हो गए। इसके अलावा गुजरात के सीएम का प्लेन 191 करोड़ रुपए का में खरीदा गया। बीजेपी के नेता इस पर कुछ क्यों नहीं बोलते? ये मुद्दे नहीं हैं। हम सभी जानते हैं कि ये अडानी, सत्यपाल मलिक जैसे मुद्दों से ध्यान हटाने की साजिश है। इसी के बीच बीजेपी ने सीएम केजरीवाल पर एक और हमला कर घेरा और कहा कि कोरोना के समय दिल्ली का विकास रोककर बंगला सजवाया गया। ये आरोप प्रत्यारोप है जो राजनीति में बदस्तूर जारी रहता है, लेकिन केजरीवाल उन नेताओं में नहीं थे, उन राजनेताओं में नहीं थे जिन्होंने इस तरह के शपथ लिए थे। चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि वी आर ऑफ द मोस्ट सुपीरियर क्वालिटी, हम सबसे सुपीरियर क्वालिटी के हैं। और आज मैं आपके सामने वो दस्तावेज, तमाम दस्तावेज दिखा रहा हूं, जो दस्तावेज महाराज अरविंद केजरीवाल जी के घर की रिनोवेशन की कहानी को बयां करते हैं। आप ध्यान से इन दस्तावेजों को देखें। इन दस्तावेजों में एक एक पर्दे के रकम को, एक एक गैजेट के रकम को बयां किया गया है। एक एक टाइल्स कहां से, किस देश से मंगाई गई, उसकी कहानी इस दस्तावेज में मौजूद है। कोरोना की महामारी के दौरान जब लोगों की जान जा रही थी, लाशें शमशान पर बिछी हुई थी, उस वक्त 8,400 करोड़ रुपए का जहाज खरीदने का बजट आदरणीय प्रधानमंत्री जी का पास होता है। आप कोरोना की बात कर रहे हो, ड्रामे की बात कर रहे हो। हमारे देश के प्रधानमंत्री एक दिन में कितने रंग बदलते हैं, ये तो कलर्ड नहीं है, कलर्ड फोटो देख लीजिएगा। एक दिन में कितने रंग बदलते हैं, कितने कपड़े पहनते हैं, कैसे शहंशाह आलम की तरह रहते हैं, इसको अगर आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो जो बात मैंने आपसे कही थी, आरोप प्रत्यारोप, और संभवतया केजरीवाल ने गृह प्रवेश या उस घर में पूजा पाठ करवाने से पहले नींबू मिर्च नहीं बांधा होगा, न काले धागे लगाए होंगे, शायद इसी वजह से नजर लग गई उनके बंगले पर। खैर, राजनीति में आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला तो जारी रहेगा ही। आपने दोनों पक्षों को सुन लिया। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि सितंबर 2020 से लेकर जून 2022 के बीच, जब दिल्ली समेत पूरा देश कोरोना से लड़ रहा था, तब दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल बंगले की सजावट करवा रहे थे, जिसमें करीब 45 करोड़ रुपए के खर्च होने की बात सामने आ रही है, जिसके बाद उनके इस्तीफे की भी मांग उठने लगी। दिल्ली विधानसभा में नेता विपक्ष रामवीर सिंह बिदोड़ी ने आरोप लगाया कि केजरीवाल की सादगी और ईमानदारी बेनकाब हो गई है, अब उन्हें तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए। अब आपको बताते हैं कि मुख्यमंत्री के बंगले पर कितना और कहां पर कैसे कैसे पैसे खर्च किए गए। करीब 45 करोड़ रुपए सितंबर 2020 से जून 2022 के बीच खर्च किया गया। ये पूरा पैसा 6 किस्तों में खर्च होता है। इंटीरियर डेकोरेशन में 11 करोड़ 30 लाख रुपए, स्टोन मार्बल फ्लोरिंग पर 6 करोड़ 2 लाख रुपए, फायर फाइटिंग सिस्टम पर 2 करोड़ 98 लाख रुपए, बिजली फिटिंग्स पर 2 करोड़ 98 लाख रुपए खर्च हुए। इंटीरियर डेकोरेशन पर 11 करोड़ 30 लाख खर्च हुए। उसकी कंसल्टेंसी पर भी 1 करोड़ रुपए खर्च किए गए। वार्डरोब एक्सेसरीज पर 1 करोड़ 41 लाख रुपए खर्च किए गए। अब किचन की सजावट और उसके सामान पर होने वाले खर्च बताएंगे तो आप सोचेंगे कि इतने पैसे में तो आलीशान घर बन जाता। सिर्फ किचन अप्लायंसेस पर 1 करोड़ 1 लाख रुपए खर्च हुए हैं। इसके अलावा 9.99 करोड़ रुपए की स्वीकृत राशि से 8.11 करोड़ रुपए मुख्यमंत्री के कैंप कार्यालय पर उनके आधिकारिक आवास पर खर्च किए गए। अब कुछ और सामान की कीमतों के बारे में बताते हैं जिन्हें सुनने के बाद आपके कान खड़े होना तय है। तो बात करते हैं केजरीवाल के बंगले में लगे पर्दों की कीमत की। 8 पर्दों की कीमत 45,58,640 रुपए है। ये वो कीमत है जिसे भारत के ज्यादातर आबादी अपनी पूरी जिंदगी में कमा नहीं पाती, और इतनी बड़ी राशि सिर्फ 8 पर्दे पर खर्च की गई, यानी एक पर्दे पर 5,69,830 रुपए खर्च हुए। आप सोच सकते हैं कि घर में एक पर्दा करीब 5,70,000 का लगा हो। ये वो राशि है जो भारत के किसी मिडिल क्लास की कैटेगरी में आती है, यानी अगर आप सालाना 5 लाख रुपए कमाते हैं तो आपको मिडिल क्लास का माना जाएगा।
ये तो बात हुई बंगले में लगे पर्दे की। अब बात कर लेते हैं बंगले में अलग अलग रखे गए कमरे में अलग अलग अलमारियों की। अरविंद केजरीवाल के पेरेंट्स के कमरे में रखी गई अलमारी की कीमत 12,14,000 रुपए, उनके बेटे की अलमारी की कीमत 7,90,000 रुपए, बेटी की अलमारी की कीमत 3,88,000 रुपए है। ये तो बात हुई दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बंगले पर खर्च हुए राशि की, जिसको लेकर जहां बीजेपी कांग्रेस उन्हें घेर रही है, तो वहीं सोशल मीडिया पर यह भी ट्रेंड कर रहा है कि लोग सीएम केजरीवाल को उनके 10 साल पुराने उस शपथ पत्र को शेयर कर रहे हैं, जिसमें उन्हें वीआईपी कल्चर खत्म करने की सौगंध भी ली थी। और यही मामला है जो अरविंद केजरीवाल को दूसरे नेताओं से अलग रखता था, और शायद यही उम्मीद थी लोगों की कि अरविंद केजरीवाल में एक ईमानदार और वैसे छवि के नेता की वो छवि देखते थे जो शायद दूसरों में नहीं थी। तभी तो इतने बड़े मैंडेट से वो दिल्ली और उसके बाद पंजाब में आते हैं। इस शपथ पत्र में उन्होंने कहा था कि मैं न तो कभी बड़ा बंगला लूंगा, न ही नेताओं की तरह वीआईपी सुविधाएं मानूंगा, सामान्य आदमी की तरह 2 कमरे के बंगले में रहूंगा। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर सीएम केजरीवाल का वो शपथ पत्र देख रहे हैं जब उन्होंने सीएम बनने के पहले यानी अन्ना आंदोलन के बाद जारी भी किया था। आपको बंगला सियासत से जुड़ी पूरी जानकारी दी, वीआईपी कल्चर के खिलाफ सीएम केजरीवाल का शपथ पत्र भी दिखा दिया। अब बात करते हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति के बंगले की, जहां पर वो रहते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति व्हाइट हाउस में रहते हैं, जिसकी सजावट के लिए 1 करोड़ से भी कम रुपए मिलते हैं। यानी दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल के बंगले पर जितना खर्च हुआ उससे करीब 45 गुना कम दुनिया के सबसे शक्तिशाली राष्ट्र के राष्ट्रपति को व्हाइट हाउस के सजावट के लिए मिलते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति को अगर व्हाइट हाउस को अपने हिसाब से सजाना संवारना है तो उन्हें सिर्फ $1,00,000 यानी इंडियन रुपए में बात करें तो करीब 81,76,475 रुपए मिलते हैं। इसके ऊपर का जो भी खर्च होगा वो अमेरिकी राष्ट्रपति अपनी जेब से भरेगा। यह जानकारी द व्हाइट हाउस हिस्टोरिकल एसोसिएशन की तरफ से हासिल हुई है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जॉर्ज बुश की पत्नी लॉरा बुश ने अपनी किताब स्पोकन फ्रॉम द हार्ट में भी इस बात का जिक्र किया है। उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि जब वो व्हाइट हाउस में रहने गईं तो बहुत से ऐसे खर्चे आ गए जिनके लिए वो तैयार नहीं थी। व्हाइट हाउस की फर्स्ट लेडी की रसूख के मुताबिक रहन सहन के लिए कई सारे खर्च करने जरूरी थे और वो पैसे उन्हें अपनी जेब से खर्च करने पड़े थे। इसी तरह बिल क्लिंटन को भी अपनी जेब से करीब $1 करोड़ यानी आज के करीब 81,76,00,000 रुपए से ज्यादा भरने पड़े। जनवरी 2001 में जब बिल क्लिंटन ने व्हाइट हाउस से विदा लिया था तब कई रिपोर्ट में इस राशि के बारे में जानकारी दी गई। बिल क्लिंटन को 2 कार्यकाल तक व्हाइट हाउस में रहना पड़ा था। तब क्लिंटन दंपति पर $1 करोड़ तक का कर्ज हो गया था, जिसे बाद में करीब 4 साल तक क्लिंटन दंपति चुकाते रहे थे। यानी सुपर पावर अमेरिका के राष्ट्रपति को भी सजावट की तय रकम से ज्यादा खर्च करने पर अपनी जेब से पैसे भरने पड़ते हैं। लेकिन भारत में तो एक मुख्यमंत्री 45 करोड़ तक का खर्च अपने बंगले को उसकी सजावट पर कर रहा है, तो सियासत इस पर होनी लाजमी हो जाती है। हालांकि बंगले पर सियासत कोई पहली बार नहीं हुई है। 15 जून 2018 को यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के सरकारी आवास छोड़ने से पहले और इसके बाद उनका बंगला विवादों में रहा। मीडिया को जब 4 जून को विक्रमादित्य मार्ग यानी जो पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का सरकारी आवास था खाली करने के बाद दिखाया गया तो अंदर तकरीबन हर जगह तोड़फोड़ की गई थी। वहीं अब यह बात भी सामने आ रही है कि बंगले की सज्जा के लिए 42 करोड़ रुपए जारी किए गए थे, उनमें से 41.1 करोड़ रुपए का कोई हिसाब नहीं मिल रहा है। यह आरोप भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगाया गया। अब आपको बता दें कि अखिलेश यादव का 4 विक्रमादित्य मार्ग स्थित सरकारी बंगला जब खोला गया तो अंदर का हाल देखकर सभी दंग रह गए। कभी आलीशान महल की तरह दिखने वाला यह बंगला अंदर से तहस नहस मिला। एसी, स्विच बोर्ड, बल्ब और वायरिंग तक गायब मिले। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्विमिंग पूल और लॉन उजड़े हुए थे। सीढ़ियां तोड़ दी गई थी। साइकिल ट्रैक भी खोद दिया गया था। बंगले में पहली मंजिल पर जहां अखिलेश रहते थे वहां बने सफेद संगमरमर के मंदिर के अलावा कोई भी ऐसा हिस्सा नहीं था जहां तोड़फोड़ न की गई हो। संभवतः उनके खाली करने के बाद भी ऐसी चीज हो सकती है, लेकिन इसका कोई तथ्य सामने नहीं आया। 2 साल पहले मध्य प्रदेश के मंत्रियों के बंगले सजाने में पिछले 10 महीनों में करोड़ों रुपए मध्य प्रदेश की सरकार की तरफ से खर्च किए गए। सबसे ज्यादा खर्च मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बंगले पर हुआ। उनके बंगले पर 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का खर्च किया गया। यह जानकारी कांग्रेस के विधायक ने विधानसभा में एक सवाल पूछा था, उसके जवाब में सामने आई थी।
यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती पर भी यह आरोप था कि वो 13 कमरे वाले एक बड़े आलीशान महल में रहती हैं, जिसकी साजो सज्जा पर करोड़ों रुपए खर्च हुआ है। जबकि कांग्रेस के पूर्व कोषाध्यक्ष स्वर्गीय मोतीलाल वोरा ने जब दिल्ली स्थित लोधी रोड का सरकारी आवास खाली किया था, तब भी वहां काफी तोड़फोड़ की बातें सामने आई थी। यानी जो सामान लगे हुए थे वो तोड़कर हटा लिए गए थे या हटा दिए गए थे। यानी बंगले में सुख सुविधा और साजो सामान के लिए पैसे खर्च करने में कोई राजनीतिक दल पीछे नहीं रहता। लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर यह सवाल सिर्फ इसलिए राजनीतिक दल उठा रहे हैं क्योंकि उन्होंने जो कस्में खाई थी उसमें ऐसे बंगले और ऐसी सुविधाओं की कोई जगह नहीं थी, ऐसी परिकल्पना भी नहीं की थी और शायद ये जवाब जो है उनके विषय में माना जाता रहा है। दिल्ली में वैसे तो काफी गर्मी है, लेकिन चीन के साथ जो सीमा विवाद है वहां कुछ हद तक बर्फ पिघलती दिखाई दे रही है। एक कदम हमने बढ़ाया तो 2 कदम चीन बढ़ाने को तैयार है। शायद उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा है और चीन ये मान रहा है कि भारत दुनिया की एक बड़ी ताकत है। इसी वजह से रिश्तों में गर्माहट लाने की कोशिश भी कर रहा है। भारत और चीन के रिश्तों में सीमा विवाद एक प्रमुख मुद्दा है। आए दिन दोनों देशों के बीच सीमा सेनाओं के बीच झड़पों की खबरें आती रहती है और आप इसे सुनते रहते हैं। लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक चीन के साथ सीमा विवाद है। चीन भारत की अपनी जमीन को अपना बताता है और इसी तनाव के बीच चीन सरकार के रक्षा मंत्री जनरल ली इस हफ्ते भारत आ रहे हैं। इस दौरान वो एससीओ की रक्षा मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेंगे। इसके साथ वो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी चर्चा कर सकते हैं। चीनी रक्षा मंत्री का यह दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब हाल ही में पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर तनाव को लेकर दोनों देशों के बीच कोर कमांडर स्तर की 18वें दौर की वार्ता हुई थी। दरअसल भारत में 27 और 28 अप्रैल को शंघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की बैठक होने जा रही है। चीन के रक्षा मंत्री ली सांगफू इस बैठक में हिस्सा लेंगे, जिसको लेकर चीन की ओर से आधिकारिक घोषणा भी कर दी गई है। इस बैठक के दौरान जनरल ली सम्मेलन को संबोधित भी करेंगे और इसके साथ एससीओ देशों के प्रतिनिधि मंडलों के प्रमुखों से मुलाकात भी करेंगे। बैठक के दौरान कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर चर्चा भी की जाएगी। ऐसे में यह भी संभावना जताई जा रही है कि पूर्वी लद्दाख में लंबे समय से जारी गतिरोध का अंत हो सकता है, जिससे दोनों देशों के बीच संबंधों में खटास बढ़ गई थी। बीते रविवार यानी 23 अप्रैल को चीन और भारत के बीच कोर कमांडर स्तर की 18वीं दौर की बैठक हुई थी। इस दौरान सैन्य गतिरोध को दूर करने पर बातचीत हुई। पूर्वी लद्दाख सेक्टर में नियंत्रण रेखा पर मुद्दों को हल करने के लिए 18वें दौर की कमांडर वार्ता में दोनों देश की ओर से शीर्ष रैंक के अधिकारी मौजूद थे। यह बैठक इसलिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि शंघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की बैठक से ठीक पहले इस बैठक का आयोजन हुआ था। 23 अप्रैल को हुई बैठक में दोनों पक्षों की वार्ता में देपसांग के मैदानी इलाकों और देमचोक के डिस्क्लेशन और लेगेसी के मुद्दों पर चर्चा हुई थी। फिलहाल भारत और चीन उन नए मुद्दों को हल करने में सफल रहे हैं जो पिछले दौर की बीच बातचीत के दौरान उनके चर्चा में आए थे और वो वहां किसी भी टकराव की स्थिति से बचने के लिए अलग हो गए थे। दोनों देश अपनी अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए ऊंची पर्वतीय सीमाओं में बुनियादी ढांचे का विकास भी तेजी से कर रहे हैं। इससे पहले 17 जुलाई 2022 को 16वें दौर की बैठक हुई थी। उसके बाद इस 20 दिसंबर को बैठक हुई। बैठक में दोनों देशों ने पश्चिमी क्षेत्र में एलएसी के साथ संबंधित मुद्दों पर बातचीत की। इस बातचीत के दौरान दोनों पक्ष पश्चिमी क्षेत्र में जमीनी स्तर पर सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखने पर सहमत हुए थे। दोनों देशों ने इस बात पर भी जोर दिया था कि सीमा पर संपर्क स्थापित किया जाएगा। बातचीत दोनों देशों के बीच होती रहेगी और बाकी के विवादित मुद्दों के समाधान पर काम तेजी से होता रहेगा। आपको याद होगा कि 9 दिसंबर 2022 को अरुणाचल के तवांग सेक्टर में चीनी सेना और भारतीय सेना के बीच झड़प हुई थी। इस झड़प पर चीन का कहना था कि ये भारतीय जवान अवैध तरीके से विवादित सीमा को पार कर रहे थे। हालांकि हकीकत ये नहीं थी। हकीकत ये थी कि चीनी सैनिक अवैध तरीके से घुसपैठ कर रहे थे, जिन्हें भारतीय सैनिकों ने नाकाम कर खदेड़ दिया था। उस वक्त रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बताया था कि इस झड़प में किसी भी भारतीय सैनिक का निधन नहीं हुआ और कोई भी गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ।
2020 में गालवान घाटी में भी हिंसा हुई थी, जिसके बाद भारत का रुख बेहद आक्रामक रहा। इस घटना के करीब 2 साल बाद एससीओ के मंच पर ही पीएम मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग आमने सामने थे। तब दोनों नेताओं ने एक दूसरे से हाथ मिलाने से परहेज किया था। इससे पहले भारत दौरे पर आए तत्कालीन चीनी विदेश मंत्री वांग यी को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने खूब खरी खोटी सुनाई दी थी। इस घटना के बाद G20 सम्मेलन में इसी साल भारत आए वांग यी के बाद नए विदेश मंत्री किंग गोंग से भी मुलाकात से प्रधानमंत्री ने परहेज किया था। बहरहाल अब 27 और 28 अप्रैल को चीन के रक्षा मंत्री भारत आ रहे हैं। सीमा विवाद से इतर भारत की निगाहें एससीओ की बैठक में चीन के अफगानिस्तान, आतंकवाद और यूक्रेन के रुख पर भी रहेगी। अब आपको चीन के रक्षा मंत्री ली सांगफू के बारे में भी कुछ बता देते हैं। ली सांगफू पर अमेरिका ने बैन लगा दिया है। जी हां, चीन के रक्षा मंत्री अमेरिका नहीं जा सकते हैं। वजह भी आपको बताते हैं। ली सांगफू चीनी वायुसेना में जनरल रह चुके हैं। इसके अलावा वो 2017 से 2022 तक चीनी सेना के केंद्रीय आयोग के उपकरण विकास के प्रमुख भी रहे। इस दौरान 2018 में ली सांगफू ने रूस के साथ सुखोई Su-35 लड़ाकू विमान और मिसाइल रक्षा प्रणाली S-400 का सौदा किया था, जिसके बाद अमेरिका ने उन पर प्रतिबंध लगा दिया था। चीन और भारत के बीच सीमा विवाद लगातार जारी है। चीन यह चाहता है कि वास्तविक नियंत्रण रेखा पर बात हुए बिना भारत और चीन हर क्षेत्र में अपने संबंधों को आगे बढ़ाएं, यानी सीमा विवाद पर बात न हो, बाकी व्यापार होते रहे। लेकिन भारत इससे सहमत नहीं है। भारत का साफ कहना है कि सीमा विवाद का हल होना चाहिए और हर हाल में होना चाहिए। भारत असल में अपनी स्थिति साफ करना चाहता है। जाहिर सी बात है कि दोनों देशों के नजरियों की यह एक खाई फिलहाल खत्म होती नजर तो आ रही है। ऐसे में सीमा विवाद का आखिर समाधान क्या है? असलियत यही है कि राष्ट्रपति शी जिनपिंग के नेतृत्व में चीन अब खुद को विश्व के सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका की बराबरी करने के लिए उत्सुक है। वो अपना प्रभाव दुनिया के हर एक क्षेत्र में जमाना चाहता है। एशियाई देशों में भारत और जापान को वह इस काम में रुकावट के तौर पर देखता है। इसकी वजह से सीमा विवाद का कोई हल ढूंढने की चीन की मंशा नहीं है। वो नहीं चाहता है कि सीमाओं का कोई निर्धारण हो, सीमाओं की समस्या का हल हो, और वो ये भी चाहता है कि व्यापारिक और दूसरे कूटनीतिक रिश्ते जो हैं वो बदस्तूर जारी रहें। ऐसा होना मुश्किल होता है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में। भारत की निगाहें अब होने वाले एससीओ की रक्षा मंत्रियों की बैठक पर है। इस बैठक में देखना होगा कि चीन क्या निर्णय लेता है और क्या सीमा विवाद का कोई हल नजर आता है या नहीं। चीन पर एक दबाव क्वाड देशों का भी है, जिसमें भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका हैं। और क्वाड ने चीन की गतिविधि को रोकने के लिए कई रणनीति बनाई है, जो हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की गतिविधि पर न सिर्फ नजर रखता है बल्कि उसे रोकता भी है। चीन दुनिया के सभी मजबूत देशों से एक साथ दुश्मनी नहीं ले सकता, और इसकी यह वजह भी मानी जा रही है कि चीन की तरफ से रिश्तों में जमी बर्फ को पिघलाने का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। अब एक वैसी खबर जिससे अभी की खबर जुड़ जाती है। बहुत मशहूर हिंदी फिल्म है गोलमाल, और उससे भी मशहूर है उस फिल्म का गाना गोलमाल है भाई सब गोलमाल है। दरअसल ये गाना हम आपको इसलिए सुना रहे हैं कि महाराष्ट्र की राजनीति में भी सब गोलमाल है, और जिसका जिक्र आपसे थोड़ी देर पहले एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज के जरिए मैं और आशीष आपके साथ साझा कर रहे थे। एकनाथ शिंदे को कुर्सी जाने का डर, शरद पवार को पार्टी टूटने का डर, अजीत पवार को अपने भविष्य का डर, फडणवीस को सरकार गिरने का डर और राजनीतिक भविष्य का डर, उद्धव ठाकरे को अपनी विरासत खत्म होने का डर। और इस डर के बीच महाराष्ट्र में क्या खिचड़ी पक रही है, क्या गोलमाल है, तो उसका विश्लेषण हम करेंगे। और उसकी वानगी आपने देख ली कि अजीत पवार नागपुर के दौरे पर जा रहे हैं, जहां अमित शाह और संघ प्रमुख मौजूद रहेंगे। क्या मुलाकात होगी, क्या बात होगी, यह तो बाद में पता चलेगा, लेकिन राजनीति की वानगी आप देखिए कि कैसे कैसे वक्त के साथ राजनीति बदलती है। इसका विश्लेषण हम करते हैं। सबसे पहले बात महाराष्ट्र की सत्ता में पावर पॉलिटिक्स की। पावर कहें तो पवार कहें, पवार का मतलब कुछ एक जैसा ही है, क्योंकि महाराष्ट्र में अजीत पवार को भविष्य का मुख्यमंत्री बताने वाले पोस्टर लगाए गए हैं। दरअसल अजीत पवार और शरद पवार में क्या कुछ अच्छा नहीं चल रहा है या कुछ गोलमाल है? चाचा भतीजा में वॉर 2 चल रहा है क्या? जी हां, आपने सही सुना। इसके पहले वॉर 1 में शरद पवार ने भतीजे अजीत पवार को पटकनी दी थी, जब सुबह
सवेरे फडणवीस के साथ मिलकर अजीत पवार ने 3 दिन की सरकार बनाई थी, तब शरद पवार ने पार्टी के एमएलए को अपने साथ लेकर भतीजे को झुकाने पर मजबूर कर दिया था। या ये कहें कि पार्टी में अजीत का कद शरद पवार की बेटी सुप्रिया से छोटा कर दिया गया था। उसके बाद अपने मन को मारकर अजीत एनसीपी में तो वापस चले गए, लेकिन उनकी हैसियत वो नहीं रही जो पहले थी। तब से अजीत सही मौके की तलाश कर रहे हैं, जो शायद अब आने वाला है। इसलिए तो महाराष्ट्र की राजनीति में शब्दभेदी बाण भी चलाए जा रहे हैं, पोस्टर लगाए जा रहे हैं। और आज जब महाराष्ट्र में अजीत पवार के भविष्य के सीएम के पोस्टर लगाए जाने पर शरद पवार से पूछा गया तो उन्होंने जवाब दिया कि ये पोस्टर हो सकता है अजीत ने लगवाए हों। उनके समर्थकों से उन्होंने कहा है कि वह ऐसा ना करें। इससे पहले सुप्रिया सुले भी कह चुकी हैं कि महाराष्ट्र की राजनीति में कुछ बड़ा होने वाला है। क्या अजीत पाला बदलने वाले हैं या अजीत पार्टी तोड़ने वाले हैं? क्योंकि उद्धव शिवसेना के गुट के संजय राउत ने फिर चिंगारी सुलगा दी है। शिवसेना उद्धव बालासाहब ठाकरे के नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत ने दावा किया है कि इस सरकार का, यानी जो मौजूदा सरकार शिंदे और फडणवीस की है, उस सरकार का डेथ वारंट जारी हो चुका है। अब देखना यह है कि इस पर साइन कौन करता है। हम लोग अभी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। आने वाले 15 से 20 दिनों के अंदर यह सरकार गिर जाएगी। संजय राउत के साथ साथ पार्टी अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने भी शिंदे सरकार पर हमला बोला है। उद्धव ठाकरे ने जलगांव में एक रैली को संबोधित करते हुए दावा किया कि राज्य में चुनाव कभी भी हो सकते हैं, उनकी पार्टी इसके लिए तैयार है। ठाकरे ने तंज कसते हुए कहा कि महाराष्ट्र बीजेपी प्रमुख चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा है कि शिंदे की पार्टी को कुल 288 में से केवल 48 सीटें आवंटित की जाएंगी। उद्धव ने पूछा कि क्या बीजेपी केवल 48 सीटों पर चुनाव लड़ने वाले व्यक्ति के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी? यानी मुख्यमंत्री तो एकनाथ शिंदे हैं, उनके नेतृत्व में क्या चुनाव लड़ेगी? शिंदे सरकार बनने के बाद यह पहली बार नहीं है जब उद्धव गुट के नेता और विपक्ष के नेता इस तरह के दावे कर रहे हैं। इसके पहले भी कई बार इस तरह के दावे हो चुके हैं। पिछले साल अगस्त में भी आदित्य ठाकरे ने कहा था कि शिंदे सरकार जल्द ही गिर जाएगी। आदित्य ठाकरे के अलावा एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने भी कुछ इस तरह का दावा किया था। उन्होंने जुलाई में कहा था कि शिंदे सरकार केवल 6 महीने तक चल पाएगी, लेकिन सरकार चल रही है, अभी भी चल रही है। जब तक सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला नहीं आता तब तक सरकार तो चलेगी। उद्धव शिंदे पर हमला करने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। दरअसल उद्धव खुद भी राजनीति के उस संकट में फंसे हैं जहां उनकी विरासत दांव पर लगी है। सही मायनों में कहें तो उद्धव की लड़ाई बीजेपी से नहीं, उद्धव की लड़ाई शिंदे से है। यदि महाराष्ट्र की राजनीति में शिंदे अपने आप को किसी तरह सुरक्षित कर लेते हैं तो उद्धव के राजनीति के अध्याय पर क्वेश्चन मार्क यानी प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाएगा। लेकिन बेचारे शिंदे के लिए महाराष्ट्र में कुर्सी और भविष्य बचाना टेढ़ी खीर साबित हो रही है। पिछले साल 30 जून से एकनाथ शिंदे ने सत्ता संभाली, तब से शिंदे के लिए हर दिन चुनौतियों भरा है। पिछले दिनों हुई अजीत पवार की उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से की मुलाकात ने भी सियासी पारा काफी चढ़ा दिया था और उसके बाद रही सही कसर बीजेपी के नेताओं के बयानों ने पूरी कर दी थी। बीजेपी के नेता मुख्यमंत्री शिंदे को कुछ भाव नहीं दे रहे हैं, जिसके बाद शिंदे नाराज होकर 3 दिन की छुट्टी पर चले गए। चूंकि यह पहली बार है जब कोई मुख्यमंत्री पद पर रहने के बाद अचानक छुट्टी पर चला जाता है। राजनीतिक हलकों में इसकी चर्चा और तर्क वितर्क खूब होते रहे। शिंदे का जन्म स्थान और निवास स्थान सतारा जिले के कोयाना संभाग के दरे तब गांव में है। मुख्यमंत्री शिंदे जिस वजह से छुट्टी पर आए हैं उसकी सटीक व्याख्या करने के लिए सतारा जिला और महाराष्ट्र की राजनीति पूरी कोशिश की जा रही है कि वहां क्या राजनीति चल रही है। मुख्यमंत्री के पद पर अचानक छुट्टी पर गए एक मुख्यमंत्री ने आधिकारिक तौर पर इस अवकाश की जानकारी नहीं दी है। हालांकि 3 दिनों तक मुख्यमंत्री के दौरे और अन्य सरकारी कार्यों की कोई योजना नहीं सामने आई है। लेकिन सवाल यह उठता है कि वानप्रस्थ पर गए शिंदे के पीछे आम जनता का क्या? सरकार कौन चला रहा है? सरकारी योजनाओं का क्या? जनता तक पहुंचाने का जो विकास का काम है उसका क्या? यानी ये तमाम सवाल हैं जो सरकार रहते हुए आपसी खींचतान की वजह से जनता उसमें पिस रही है। अगर महाराष्ट्र में सरकार चलाने वाले ही छुट्टी पर चले जाएंगे तो राज्य के विकास का क्या होगा? क्योंकि महाराष्ट्र में सिर्फ सियासी ड्रामा चल रहा है। शिंदे डर के कारण नाराज होकर छुट्टी पर ही नहीं गए, शरद पवार से भी फोन पर बातचीत की है, क्योंकि शरद पवार को भी चिंता है कि कहीं अजीत पार्टी में कोई खेल ना कर दे, इसलिए वो भी डरे हुए हैं। महाराष्ट्र में इस वक्त हर नेता अपने भविष्य को लेकर चिंतित है। देवेंद्र फडणवीस भी चिंतित हैं कि कहीं फिर से सरकार ना गिर जाए।
क्योंकि फडणवीस भी चाहते हैं कि वो फिर से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने और अजित पवार भी यही चाहते हैं। तो एक राज्य में 2 मुख्यमंत्री तो हो नहीं सकते। लेकिन पिछली बार की तरह इस बार बीजेपी हाईकमान कोई रिस्क लेना नहीं चाहती। महाराष्ट्र की सियासत पर कोई भी निर्णय बिना गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी के नहीं लिया जाएगा, यह स्पष्ट हो चुका है। इसलिए अजित पवार भी डरे हुए हैं और पार्टी से बगावत नहीं कर सकते, क्योंकि विधायकों ने साफ कहा है कि शरद पवार का आशीर्वाद आप पहले लेकर आए। वो आशीर्वाद मिलता दिख नहीं रहा है अजित पवार को। हाईकमान से हरी झंडी नहीं मिल रही है। तो महाराष्ट्र के बाद अब खबर गुजरात से है। गुजरात के प्रतिष्ठित डेयरी उत्पाद अमूल के प्रतिनिधि मंडल के 2 सदस्यों पर गंभीर आरोप लगे हैं, जिसको लेकर न्यूजीलैंड पुलिस ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। न्यूजीलैंड पुलिस ने कहा है कि उसे अमूल के प्रतिनिधि मंडल के 2 सदस्यों की शिकायत मिली है, जिन पर महिला से अभद्र व्यवहार करने का आरोप है। महिला को अनुचित तरीके से छुआ गया। जानकारी के मुताबिक इसी महीने के दूसरे हफ्ते में गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन का एक प्रतिनिधि मंडल न्यूजीलैंड गया था। प्रतिनिधि मंडल के न्यूजीलैंड पहुंचने के बाद 17 अप्रैल को न्यूजीलैंड की एक मीडिया में रिपोर्ट प्रकाशित होती है। इसमें महिला के साथ सेल्फी लेते वक्त अनुचित व्यवहार के आरोप सामने आए थे। इस मामले में गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन के एमडी जयंत मेहता से हमने फोन पर संपर्क करने की कोशिश की, जहां वो उपलब्ध नहीं हुए, और उनका पक्ष जानने के लिए हमने ईमेल भी किया, जिसके जरिए भारत 24 ने उनसे कुछ सवाल भी पूछे थे। जो सवाल ये ऐसे हैं। अमूल डेलीगेशन के 2 मेंबर्स के खिलाफ न्यूजीलैंड में महिला ने शिकायत की। महिला के आरोप पर आपका क्या कहना है? दूसरा सवाल, न्यूजीलैंड पुलिस ने केस को लेकर अमूल से कोई संपर्क किया है क्या? तीसरा सवाल, क्या अमूल अपने स्तर पर भी कोई आंतरिक जांच कर रहा है? चौथा सवाल, क्या आप इस घटना को साजिश के तौर पर देख रहे हैं? पांचवां, अमूल ने कहा है कि ये दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने की प्रक्रिया को खराब करने की कोशिश है। कौन है जो दोनों देश के बीच संबंधों को खराब करना चाहता है? यानी ये सवाल हैं हमारे, और इस सवाल का जवाब हमने अमूल के अधिकारियों से पूछा है, जो फोन पर संपर्क करने पर नहीं आए। फिर हमने ईमेल के जरिए उनसे संपर्क करने की बात की है, और उम्मीद है उनका जवाब आ जाएगा, क्योंकि हमारे ईमेल में एज अर्ली एज पॉसिबल ये भी लिखा गया था कि आप जवाब भेजें। और एक बेहतर और सुकून देने वाली खबर, सूडान में फंसे भारतीय वापस आ चुके हैं, और सीधे चलते हैं कि वो भारतीय भारत आकर कैसा महसूस कर रहे हैं, किस तरह का उनका हाव भाव है, और सुनते हैं उन्हें। तो न्यूज़ इनसाइट में आज इतना ही। उम्मीद है हमारे खबरों का विश्लेषण आपको पसंद आया होगा, और उम्मीद करते हैं आपका मार्गदर्शन हमें मिलता रहेगा। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, और खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए भारत 24। नमस्कार।